पॉइंट है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। We have got different kind of organ system for different biological activities. Digestive system for digestion and absorption of food substances, respiratory system for gaseous actions, excretory system for excretion of metabolic waste, reproductive system for production of gamete and reproductive activities, तो circulatory system for transportation of gases and materials within the body। समझ रहे हो? तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब आपको क्या लगता है हमारे ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कैसे काम करते होंगे? इंडिपेंडेंटली काम करते होंगे या एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करते होंगे? चलिए बताएं। हाँ जी, क्या लगता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन कैसे एक्ट करते होंगे? इंडिपेंडेंटली? सिंक्रोनाइज्ड नहीं, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं। ठीक है, तो उस सिंक्रोनाइजेशन को ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन वर्ड सुना होगा आपने, सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। अब पॉइंट ये है कि मैंने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस बता दिए आपको कि साहब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फंक्शंस करते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर कोई और भी ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए जिसका काम ही क्या हो? अदर ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव गॉट टू ऑर्गन सिस्टम्स, one is nervous system and second is endocrine system। पक्का? coordination provided by nervous system is called neural coordination and provided by endocrine system or endocrine glands or hormones is called chemical coordination or hormonal coordination। बच्चे कुछ समझ आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं आपको, जिस तरह से हम अदर ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस बता रहे हैं ना, उसी तरह से न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनका काम ही क्या है? दे कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कैसे काम करते होंगे? चलो फिर अपना कॉमन सेंस लगाओ। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करते हैं? इंडिपेंडेंटली या सिंक्रोनाइज्ड वे में? सिंक्रोनाइज्ड वे में। हाँ जी, अगेन सेम बात। अगर हमें हमारी बॉडी को एज ए यूनिट बिहेव करना है तो केमिकल मतलब नर्वस सिस्टम, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम न्यूरल कोऑर्डिनेशन, मतलब इन दोनों की एक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। चलो बच्चों, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जहां चैप्टर लिखा है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के बारे में 2-4 लाइनें वहां लिखी है और 2-4 लाइनें यहां लिखी है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मैं सुना देता हूं। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू टू और मोर ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे के फंक्शंस को सपोर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे सारे ऑर्गन्स मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करते हैं और वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं दो सिस्टम। Coordination provided by nervous system is called neural coordination and coordination provided by endocrine system is called chemical coordination। पक्का बच्चे? Yes sir। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है? ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। सुने, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू में होता है क्या? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, और बीच बीच में होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। आपको ये पता है न्यूरॉन्स जो है दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और उनका लॉन्गेस्ट होना, बर्थ के बाद न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, सुना आपने? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जैसे ही आप दुनिया में आए, बर्थ हुआ, उसके बाद से वो डिवाइड नहीं की। तो आज तक क्या हुआ? उनमें ग्रोथ तो हुई बट ग्रोथ डिवीजन से नहीं हुई। किससे? इलोंगेशन से। कभी सोचा आपने वो लॉन्गेस्ट सेल क्यों है? लॉन्गेस्ट होना या डिवाइड नहीं करना ये अडेप्टेशन है, सो दैट दे कैन कैरी ए मैसेज अप टू लॉन्ग डिस्टेंस इन आवर बॉडी। तो लॉन्ग नर्व फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो काफी डिस्टेंस तक मैसेज को कैरी करते हैं। किस फॉर्म में कैरी करते हैं? न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स मैसेज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, या हाई पोटेंशियल के फॉर्म में, एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, जिसके लिए सबसे कॉमन वर्ड है नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव कॉल्ड नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स के फॉर्म में। और आपको ये पता है नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, हमारे अंदर अराउंड 130 मीटर पर सेकंड होता है, बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है। इसका मतलब ये देखो, सीधा बहुत सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको।
जैसे इस रूम के अंदर, हमारे रूम में वायरिंग हो रखी है ना, इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में वायरिंग हो रखी है। मैं वायर्स किसको बोल रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसी तरह हमारी बॉडी में वायर्स हैं, नर्व फाइबर्स को, न्यूरॉन्स को मैं वायर्स बोल रहा हूं। ठीक, आपके रूम में जैसे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे उसमें स्विचेस हैं। अब उसमें से एक स्विच को जैसे आप ऑन करते हो तो एक पर्टिकुलर फैन ऑन हो जाता है, दूसरे स्विच को ऑन करते हो तो एक पर्टिकुलर ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। फैन का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। बड़ी मजेदार चीज है ये, मतलब एक स्विच इधर, एक पॉइंट हो गया एक स्विच, और ये हो गया फैन, दोनों वायर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसको ऑन ऑफ करोगे तो फैन ऑन ऑफ होगा, अदर ट्यूबलाइट्स और अदर फैन को या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कोई लेना देना नहीं है, पक्का? सेकंड वाला स्विच किसके लिए, ट्यूबलाइट के लिए, तो वो दोनों सेपरेट वायर के थ्रू कनेक्टेड है। बिल्कुल हमारी बॉडी में ऐसा ही हो रखा है। हमारे जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब ब्रेन से कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। वो सब सिग्नल्स को सेंड करते हैं सेंसरी फाइबर्स के थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? मतलब स्पाइनल कॉर्ड से भी फाइनली ब्रेन में ही आना है, ब्रेन में एनालिसिस होना है, आफ्टर दैट सेंसेशन डेवलप होता है, ठीक है? आपको चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है, फील होती है, टेम्परेचर या कोल्ड वगैरह सब फील होता है, ठीक है? ये सेंसेशन आता है। आगे बढ़िए, जैसे हमें किसी बॉडी पार्ट को मूव कराना है, ठीक है, अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिकली, जैसा भी हो, चलो हैंड को ऐसे मूव कराना है, ये मूव कराना है, हैंड को फोल्ड करना है, तो जैसे ही हैंड को आपने सोचा, एक थॉट प्रोसेस आपके अंदर आया कि हैंड को फोल्ड करना है, वैसे ही आपके ब्रेन में, सेरेब्रम में जो मोटर एरियाज है, आपकी विल के अकॉर्डिंग वहां नर इंपल्स जनरेट हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ। वो सिग्नल एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू कहां पहुंचा, आपके लिम्ब में, हैंड में, और हैंड क्या हुआ, मसल्स में हो गया कॉन्ट्रैक्शन, फोल्ड हो गया, ठीक है? आपने सोचा कि मैंने तो ये बोलना है, एक वर्ड प्रोनाउंस करना है, तो जैसे ही थॉट आया कि आपको ये वर्ड प्रोनाउंस करना है, आपके ब्रेन में एक एरिया होता है, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा हूं चीजों को, नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे आप, ब्रोकाज एरिया, ठीक है? तो सेरेब्रम में ब्रोकाज एरिया है, ठीक? ब्रोकाज एरिया में सिग्नल जनरेट होगा और वो कहां डिलीवर होगा, टंग में। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना देता हूं, हल्का सा। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, और ये मैंने टंग अलग से निकाल के बना रहा हूं, ये आपकी टंग है, चलो ये टंग है, तो टंग और ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये आपका फोर लिम्ब है, इधर मैंने अलग से बनाया फोर लिम्ब, ठीक है? डायग्राम मेरे बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन काम चला देंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, ब्रेन के अंदर एक सेंटर है, ये ब्रोकाज एरिया सपोज कीजिए, तो एक सेपरेट वायर के थ्रू ये ब्रोकाज एरिया टंग से कनेक्टेड है, ऐसे, समझ गए? हाँ भाई, सोनी लड़की कैमरा ऑन करके बैठी है, चल मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ बोलना चाहो और पता चला आप बोल तो नहीं पाए और आपने हैंड ऐसे ऐसे मूव करने लगे, ऐसे होने लगा, ऐसा हुआ? नहीं। मतलब ब्रोकाज एरिया में सिग्नल जनरेट हुआ और वो टंग को डिलीवर होने की बजाय, वो सिग्नल, वो नर इंपल्स यहाँ पहुंचने की बजाय हैंड में पहुंच गया और हैंड फोल्ड होने लगा, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। पता है, जब आपने पहला स्विच ऑन किया था वो फैन के लिए था, तो फैन ही ऑन हुआ था, ट्यूबलाइट ऑन नहीं हुई थी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। तो हमारी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। ब्रेन में रेगुलेटरी सेंटर्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड है, सेपरेट नर्व पाथ के थ्रू, नर्व फाइबर्स के थ्रू, रूट के थ्रू, ठीक है? अगर सपोज कीजिए, इधर देखो, दूसरा सेंटर में बना रहा हूं, ये ब्रेन में प्रेजेंट एक मोटर एरिया, यहां से जो मोटर न्यूरॉन्स आते हैं वो डिलीवर होते हैं किसमें, लिम्ब मसल्स को, ये लिम्ब मसल्स को जाते हैं, फोर लिम्ब मसल्स को जाते हैं। तो अगर आप हैंड को फोल्ड करना चाहोगे तो एक पर्टिकुलर सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर में नर्व इंपल्स जनरेट होगा, मोटर इंपल्स, और वो एक पर्टिकुलर रूट से होते हुए उन मसल्स को डिलीवर होगा, समझ गए? तो इस तरह से अब आप सारी एक्टिविटीज को समझ लीजिए। तो यहां बैठा आपका ब्रेन आपके ऑल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेरेब्रम आपने सुना होगा वॉलंटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है? मेडुला हाइपोथैलेमस ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, पक्का? इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। तो मुझे धीरे से अब ये बताओ, यहां जो रेस्पॉन्स आना है वो कैसा आएगा? न्यूरल कोऑर्डिनेशन में रेस्पॉन्स स्लो आएगा कि फास्ट? फास्ट। स्लो आएगा कि फास्ट? फास्ट। बिल्कुल, क्योंकि यहां सिग्नल जनरेट हुआ और यहां सिग्नल पहुंचा, तो इसके पहुंचने में कितना लगा? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। ये थॉट हुआ कि हैंड को फोल्ड कराना है, थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सिग्नल जनरेट हुआ, डिलीवर हुआ, हैंड फोल्ड हो गया, ये लो काम खत्म। तो यहां जो रेस्पॉन्स आता है कैसा आता है, फटाफट देखें। इंफॉर्मेशन इज कैरिड एज नर्व इंपल्स, ठीक? ट्रांसमिशन कैसा होता है? फास्ट होता है, क्विक होता है, क्विक रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है? रैपिड, फास्ट, क्विक। और पॉइंट टू पॉइंट, ये इसको एनसीईआरटी लिखा है वेरी एग्जैक्ट। वेरी एग्जैक्ट या पॉइंट टू पॉइंट रेस्पॉन्स का मतलब समझे? अगर ये सेंटर में सिग्नल जनरेट होता है तो टंग रेस्पॉन्स शो करेगी, इस सेंटर में सिग्नल जनरेट होता है तो ये हैंड मतलब रेस्पॉन्स शो करेगा।
ठीक, इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इन आवर बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, शॉर्ट लास्टिंग की लॉन्ग लास्टिंग? 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, शॉर्ट लास्टिंग की लॉन्ग लास्टिंग? लॉन्ग लास्टिंग। नहीं, ये शॉर्ट लास्टिंग होगा। देखो यहां से सिग्नल आया, यहां पहुंचा, ठीक है, हैंड ऐसे फोल्ड हुआ, एक बार सिग्नल आया, हैंड फोल्ड हुआ, रेस्पॉन्स खत्म, मतलब मसल्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगी। अब सेकंड सिग्नल आएगा तो सेकंड सिग्नल के लिए फिर रेस्पॉन्स शो करेगी। मतलब एक बार नर्व सिग्नल आने के बाद, नर्व इंपल्स आने के बाद मसल्स ने रेस्पॉन्स शो किया, उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में रिटर्न हो जाती है। अगर कंटिन्यूअसली सिग्नल आएंगे तो वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी, अदरवाइज नहीं। समझ गए? तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सिग्नल पहुंचा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रेस्पॉन्स आया, और उसके बाद ऑर्गन अपनी नॉर्मल कंडीशन रेस्टोर कर लेगा, वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट 3 वर्ड यूज करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। देखो आपको ये पता है कि एक और तरीका है हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करने का नर्व इंपल्स के अलावा, वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मॉलिक्यूल्स है जो मैसेंजर का काम करते हैं, बॉडी के वन पार्ट से अदर पार्ट मैसेज को कैरी करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये कि हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू मेनली, तो ब्लड सर्कुलेशन और थोड़ा बहुत लिम्फ भी मान सकते हैं। तो ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब कैसे होंगे, ये एक सोर्स ग्लैंड है, मैंने ये बनाया, ठीक है, 1 मिनट रुके आप। हाँ जी, मैंने ये सोर्स ग्लैंड बनाया। हाँ बच्चे, ये है सोर्स ग्लैंड। क्या लिखा मैंने, सोर्स ग्लैंड। कोई ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। अब यहां से हार्मोन रिलीज हुआ तो किसमें लोड हो गया ये हार्मोन मॉलिक्यूल, ये हार्मोन मॉलिक्यूल लोड हो गए ब्लड के अंदर। कहां चले गए ये हार्मोन मॉलिक्यूल, ये है ब्लड, ब्लड के अंदर चले गए हार्मोन मॉलिक्यूल। अब यहां से ये हार्मोन मॉलिक्यूल ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे फाइनली, जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स है ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे ये टारगेट ऑर्गन, ये है टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पर जाकर मैंने लिखा टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन। आपने ये सुना होगा कि हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि भाई ये टारगेट टिश्यू है। एक पर्टिकुलर हार्मोन का इफेक्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू और सेल पर होता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है? आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, 1 मिनट। हेलो, अब ठीक आ रही है? नहीं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सेल्स होती है ना, हार्मोन रिकॉग्नाइज नहीं करता अपनी टारगेट सेल को, ऑर्गन को, बल्कि टारगेट सेल रिकॉग्नाइज करती है हार्मोन को। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टारगेट सेल के पास है रिसेप्टर्स। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, या तो सेल की सरफेस पर होंगे या सेल के अंदर होंगे। इन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स केमिकली प्रोटीन होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। मैंने लिख रहा हूं रिसेप्टर्स, क्या लिख रहा हूं, स्पेसिफिक रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब ये इनकी लोकेशन क्या होती है, कौन से रिसेप्टर से कौन सा हार्मोन बाइंड करेगा, ये कहानी मैं आगे समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल ये समझे कि जो टारगेट सेल होती है, ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके सरफेस पर, सेल्स की सरफेस पर ये रिसेप्टर्स है। कुछ हार्मोन के लिए अंदर भी होते हैं, सेल के अंदर भी होते हैं। ये रिसेप्टर एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो एक पर्टिकुलर हार्मोन मॉलिक्यूल के एफिनिटी शो कर रही है, प्यार मोहब्बत, तरस रही है, मरे जा रही है। समझ रहे हैं? इसका मतलब हार्मोन मॉलिक्यूल जैसे ही आसपास से डिफ्यूज होगा, ये उस हार्मोन मॉलिक्यूल को इमीडिएटली क्या करेगी, उस हार्मोन मॉलिक्यूल को इमीडिएटली अपने ऊपर बाइंड कर लेगी। ठीक है, तो ये रिसेप्टर, इधर देखो, ये हो गई रिसेप्टर प्रोटीन, और ये हार्मोन मॉलिक्यूल। तो हार्मोन मॉलिक्यूल के लिए वो एफिनिटी शो कर रहा है, पर्टिकुलर रिसेप्टर पर्टिकुलर हार्मोन के लिए एफिनिटी शो करेगा। समझ गए? वो उसको बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद सेल के अंदर हार्मोन का इन्फ्लुएंस होगा, मतलब वो मेटाबॉलिक चेंजेस करा पाएगा, सेल के अंदर अपना इफेक्ट, इन्फ्लुएंस पैदा कर पाएगा। सो हाउ डू हार्मोन्स एक्ट, हार्मोन्स काम कैसे करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। बोलो, ये बात याद रहेगी। अगर किसी सेल से रिसेप्टर्स को रिमूव कर दिया जाए, हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को हम रिमूव कर दें, क्या हार्मोन का इफेक्ट होगा? बताइए, हार्मोन का इफेक्ट होगा? नो सर। यस और नो? नो। अनन्या, यस और नो? नो सर। नो। अगर आप रिसेप्टर्स को रिमूव कर दोगे तो हार्मोन बाइंड नहीं हो पाएगा, वो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक, अब मैं एक और बात कह रहा हूं। यहां पर आपने देखा था एक पर्टिकुलर रूट से नर्व इंपल्स कैरी हो रहा था, ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। लेकिन यहां पर हम जो देखते हैं कि हार्मोन्स यूजुअली जिन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स का बड़ा सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कैसी होती है, डक्टलेस, उनके पास डक्ट्स नहीं होती, बताऊंगा मैं आपको।
ठीक है, तो ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं है, उसने हार्मोन मॉलिक्यूल सीधे रिलीज कर दिए, डिफ्यूज हो गए, ये हार्मोन डिफ्यूज हो गए, ये लो साहब हार्मोन्स मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बाहर आ गए। अब एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल भी ऐसी नहीं है जो सोर्स ग्लैंड से लेकर टारगेट ग्लैंड को ब्लड ले जाती हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये सोर्स ग्लैंड, सोर्स ऑर्गन और ये टारगेट ऑर्गन, इन दोनों में आपस में कोई कनेक्टिविटी है क्या? बोलो, डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? यहां पर जैसा यहां डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी थी, ऐसी कोई कनेक्टिविटी नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं। क्या सोर्स ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन को कोई डक्ट कनेक्ट कर रही है? नहीं सर। हार्मोन जाएंगे? नहीं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस होती है, डक्ट तो उनके पास होती नहीं है, तो किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में भी मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कोई डायरेक्ट एक ब्लड वेसल वहां से वहां ब्लड कैरी कर रही है? नहीं सर। नहीं, ये जाएंगे जनरल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। हाँ भाई, ये तो ऐसा ट्रांसपोर्ट है जैसे आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आपने कार उठाई और सीधे निकल गए रेलवे स्टेशन, और ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बोलो इसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। हाँ, तो रेस्पॉन्स जो आना है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वो कैसा आना है? कंपैरेटिवली स्लो रेस्पॉन्स आना है। तो क्या स्लो रेस्पॉन्स का मतलब हम ये समझ लें कि हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल्स? यस सर। हार्मोन धीमा काम करते हैं, ऐसा सनाया? हार्मोन्स आर स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल्स? नो सर। बिल्कुल नहीं। हार्मोन्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो आप पढ़ते हो ना, आगे चल के मैं कंपैरिजन करूंगा एंजाइम्स के साथ, कि एंजाइम आपने सुना होगा फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है। लेकिन जिस दिन एंजाइम्स का मुकाबला हार्मोन के साथ होगा ना, एंजाइम्स को अपनी औकात समझ आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? मींस हार्मोन्स आर फास्टर देन एंजाइम्स। तो हार्मोन्स का एक्शन तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन एक्शन कब होगा? बेचारे पहुंचे तो सही, तभी तो अपना जलवा दिखाएंगे। तो टाइम किस में लग रहा है? टाइम लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक पर्टिकुलर रूट नहीं है, ना तो कोई डक्ट है, ना कोई ब्लड वेसल है उनको कैरी करने के लिए। बात समझ आई? दैट इज व्हाई यहां रेस्पॉन्स कैसा आता है, आइए पढ़ते। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन मैसेज इज कैरीड बाय स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स मैसेज को कैरी करेंगे। आगे बढ़े। ट्रांसमिशन कैसा होगा? स्लो होगा। स्लो क्यों हुआ बताओ? रेस्पॉन्स स्लो क्यों हुआ है? रेस्पॉन्स स्लो क्यों आ रहा है? ट्रांसमिशन स्लो हो रहा है, क्यों? किसके थ्रू हो रहा है ये? थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू ब्लड। तो हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन में भी कोई पर्टिकुलर ब्लड वेसल नहीं है जो सोर्स ग्लैंड और टारगेट करता हो, तो जनरल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा ये, इसलिए हार्मोन को पहुंचने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट कैसा होगा? शॉर्ट लास्टिंग की लॉन्ग लास्टिंग? इसके अपोजिट टर्म आपको बताने। भाई हार्मोन जाके यहाँ अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो हार्मोन्स का इफेक्ट टारगेट सेल पर थोड़े लंबे टाइम तक रहना है। ठीक है, तो इफेक्ट कंपैरेटिवली यहाँ के कंपैरिजन में क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में मैं आगे सुना दूंगा आपको। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स की बजाय स्टेरॉइड हार्मोन्स के इफेक्ट को और भी ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी और सेल्स पर होते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, उसके अपोजिट वर्ड यूज कर रहा हूं। आगे बढ़िए। वहां था पॉइंट टू पॉइंट रेस्पॉन्स, वेरी एग्जैक्ट रेस्पॉन्स। क्या यहाँ वेरी एग्जैक्ट रेस्पॉन्स है? अब लग सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई सोर्स ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ और टारगेट ऑर्गन पर जाकर के बाइंड हुआ रिसेप्टर से और इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रेस्पॉन्स है, एग्जैक्ट रेस्पॉन्स है। नहीं, कहने में ऐसा लगता है, मैं आपको सुनाता हूं। कहने में ये टारगेट ऑर्गन एक बोल दिया आपने, या टारगेट सेल बोल दिया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा उसके लिए टारगेट सेल कौन है? ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी में जितनी सेल्स है ऑलमोस्ट ऑल सेल्स पर उसके लिए रिसेप्टर होते हैं ग्रोथ हार्मोन के लिए। समझ गए? थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है थायरोक्सिन, सुना आपने? तो थायरोक्सिन का इफेक्ट किस पर होता है? उसके लिए टारगेट सेल कौन है? ऑल बॉडी सेल्स। तो बताओ कहां इफेक्ट होगा ग्रोथ हार्मोन का, थायरोक्सिन का? ये दोनों हार्मोन फिजिकल ग्रोथ को, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन है। आपने सुना हो तो इन दोनों की डेफिशिएंसी से सिंस बर्थ अगर ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, तो फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड रह जाती है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, बोनापन हो जाता है। सुना आपने? यस सर। हाँ, तो फिजिकल ग्रोथ कहाँ चाहिए आपको? सिर्फ स्केलेटल एलिमेंट की ग्रोथ से काम चलेगा? सिर्फ मसल्स की ग्रोथ से काम चलेगा? विसरल ऑर्गन की ग्रोथ से काम चलेगा, या सबकी ग्रोथ होनी चाहिए? सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ग्रोथ हार्मोन है, थायरोक्सिन है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके लिए ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स टारगेट सेल्स होती है। अब बताओ कैसा लगा? रेस्पॉन्स कैसा आया हार्मोन का?
पॉइंट टू पॉइंट रेस्पॉन्स आया, एग्जैक्ट रेस्पॉन्स आया, या वाइड स्प्रेड? वाइड स्प्रेड रेस्पॉन्स आया। तो हॉर्मोन्स का जो इफेक्ट आता है वो कैसा आता है? हॉर्मोन्स का इफेक्ट थोड़ा सा स्लो आता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज्यादा टाइम तक इफेक्ट रहेगा, और वाइड स्प्रेड इफेक्ट रहेगा, ठीक है। छोटी सी बात थी, ये मैंने समझा दी। हाँ जी, तो ये न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस बताया। एक और बात मैंने बताई कि ये दोनों सिस्टम, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों का भी आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और बिल्कुल ऐसा होता है। नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंसेस एंडोक्राइन सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंसेस नर्वस सिस्टम। बहुत सारी जगह आप पढ़ोगे, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन न्यूरल रेगुलेशन में होता है। जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आते हैं, कभी सुनाओ तो, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, उनको कौन रेगुलेट करता है? उनके सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड का सेंटर पार्ट होता है मेडुला, वो भी नर्वस कंट्रोल में एक्ट करता है, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया मैंने इन्फ्लुएंसेस। तो एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन न्यूरल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या होता है रेस्पॉन्स का? ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूरल सिस्टम इन्फ्लुएंसेस एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इन्फ्लुएंसेस न्यूरल सिस्टम, ठीक है। मतलब ये वाइस वर्सा इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा इफेक्ट होगा, नहीं, वाइस वर्सा इफेक्ट होता है। चलो, ये छोटी सी बात थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आप कॉपी करने की कोशिश ना करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप तो बस समझने की कोशिश करें, और जितना मैं पढ़ाऊं घर बैठ के तुरंत एनसीईआरटी से रीडिंग लगा ले। मैं एनसीईआरटी से 10-20% एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक चीज आपको समझ आ जाए। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट क्लास स्टार्ट हुई, इसलिए मैं जल्दी फ्री करूंगा आज आपको। नेक्स्ट आइए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, थोड़ा हाई हेलो कर लेते हैं, फिर इन ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। इधर देखें, ये ग्लैंड्स लिखी हुई है, इनकी लोकेशन देख लें एक बार आप। एनसीईआरटी का फोटो उठाया मैंने, ये चेक करके बताएं एक बार। चलिए ऊपर से शुरू हो जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड किससे अटैच रहती है? पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन का हाइंड पार्ट। फोर ब्रेन के अंदर, ब्रेन में 3 पार्ट है, आपने सुना होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, साइड से देखेंगे तो, ठीक है। जो फोर ब्रेन है उसका हाइंड पार्ट सेरेब्रम होता है, मेन पार्ट, बाकी उसके पीछे वाले हिस्से को कहते हैं डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब डायनसेफेलॉन एक स्मॉल चैम्बर की तरह है, एक दिन मैं दिखाऊंगा, आपकी खोपड़ी दिखाऊंगा मैं यहाँ सामने आपको, ठीक है। तो लोकेशन आपको समझ आ जाएगी डिफरेंट पार्ट्स की, ठीक है। तो एक स्मॉल चैम्बर की तरह है, उसकी रूफ को कहते हैं एपिथैलेमस, क्या? एपिथैलेमस। और फ्लोर को कहते हैं, बेसल पार्ट को, हाइपोथैलेमस। और मेन पार्ट जो लेटरल पार्ट है, बड़ा पार्ट है, उसको कहते हैं थैलेमस। बात समझ आई? थैलेमस 3 पार्ट बनाओ, थैलेमस, थैलेमस की रूफ एपी, एपी मतलब ऊपर, एपिथैलेमस, समझ गए। और थैलेमस की फ्लोर क्या? हाइपोथैलेमस, समझ गए। आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच्ड होती है? बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होती है किससे? हाइपोथैलेमस से। थैलेमस का जो फ्लोर पार्ट है, डायनसेफेलॉन का फ्लोर पार्ट है, उससे कनेक्टेड होती है, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड किससे कनेक्टेड होती है? पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस से कनेक्ट होती है, समझ गए। डायनसेफेलॉन का रूफ पार्ट या थैलेमस का रूफ पार्ट, सुना आपने। चलो छोड़ो। ब्रेन से कनेक्टेड 2 ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक पीनियल ग्लैंड है और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड कनेक्टेड है किससे? एपिथैलेमस से, इसलिए इसको एपीफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफाइसिस, एपिथैलेमस से कनेक्टेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से, इसलिए इसका अदर नेम है हाइपोफाइसिस। क्या नेम है बच्चे, जल्दी बताएं? हाइपोफाइसिस। याद रहेगा, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक रूफ एक फ्लोर। दूसरा हाइपोथैलेमस खुद, जो हाइपोथैलेमस जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है, देखो ऐसे एरो लगा के, ऐसे लगा रखा है एरो, ऐसे जाके ऐसे कर रखा है, ठीक है, देख लेना आप। जिस हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है, ये हाइपोथैलेमस खुद भी हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। एडीएच, ऑक्सीटोसिन सुना हो तो, वो इसी के प्रोडक्ट है हाइपोथैलेमस के। तो खुद का हाइपोथैलेमस का भी एंडोक्राइन रोल है। अब इससे आगे निकलते हैं। हाँ जी, यहां आ जाओ नेक रीजन में। आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के बैक साइड एमिटेड होती है कौन? पैराथायराइड। तो 2 ग्लैंड होगी, कौन कौन सी बोलो? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और थोड़ा नीचे आओ, चेस्ट रीजन में, ये है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम के ठीक पीछे, स्टर्नम के पीछे और हार्ट के आगे, इन बिटवीन स्टर्नम एंड हार्ट, ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। देखो, जो एनिमल कोई ऐसे मूव कर रहा होता है ना, जब कोई एनिमल ऐसे मूव कर रहा होता है, द सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड, ऊपर वाली जो सरफेस होती है एनिमल की, वो डोर्सल सरफेस कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। डोर्सल सरफेस फेसिंग ग्राउंड इज कॉल्ड वेंट्रल। अब बाकी सारे एनिमल्स तो ऐसे ही मूव करते हैं, लेकिन हमारा पोस्चर कैसा हो गया?
हमारा पोस्चर हो गया ऐसे इरेक्ट, तो हमारे अंदर बैक वाली सरफेस कैसी हो गई, डोर्सल, और हमारा फ्रंट जो हो गया वो क्या हो गया, वेंट्रल। अब मैं कह रहा हूं ये आपका हार्ट है, इतना ही होता है हार्ट, तो आपकी मुट्ठी के बराबर, ये लो ये हार्ट है, और ये हार्ट के आगे ये कौन है, थाइमस। तो थाइमस इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ हार्ट, आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, ये थाइमस है और ये हार्ट है मेरा। चलो, थाइमस इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ हार्ट, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, फ्रंट साइड है, आगे की तरफ है, वेंट्रल साइड है, पक्का। तो हार्ट के वेंट्रल साइड आगे की तरफ और स्टर्नम के ठीक पीछे की तरफ, ठीक, ये लोकेटेड होती है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट, पैंक्रियास। पैंक्रियास तो आपने सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड, जिसके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल आउटर पार्ट क्या होता है, कोर्टेक्स, और इनर पार्ट कौन होता है, मेडुला। पार्ट होता है मेडुला, जो नर्वस टिश्यू का बना होता है। आगे बताएंगे, इमरजेंसी हार्मोन आता है जिससे एड्रिनलिन, याद है। चलो, अब यहाँ पर इन्होंने दो फिगर बनाने की बजाय एक ही फिगर बना दिया कि भैया अगर ये मेल है तो गोनेट्स दिखा दिए, कौन, टेस्टिस, और अगर ये फीमेल का फोटो है तो इन्होंने दिखा दिया ओवरीज। नहीं तो दो फोटो बनाने पड़ते हैं, तो मेल फीमेल दोनों जुगाड़ एक ही जगह कर दिए, ठीक। तो ये कुल मिला के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन उन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार इसको देखें, अब मैं वापस चल रहा हूँ, ठीक, एक बार वापस आते हैं। लो जी, शुरू हो जाओ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो मैं सुना रहा हूं, पिट्यूटरी, पीनियल, दो ब्रेन से कनेक्टेड ग्लैंड देखिए आपने, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड। ये जो 6 ग्लैंड्स हैं ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन है। कैसी ग्लैंड्स है ये, एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन, एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्लैंड्स का फुल टाइम जॉब क्या है, 24/7 आपकी बॉडी में एक ही काम करती है, हार्मोन सिक्रीशन। उसके अलावा इनमें कोई हुनर, कोई टैलेंट नहीं है, समझ गए। तो 100% इनका काम हार्मोन सिक्रीशन का है, ये एक्सक्लूसिव एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक। आगे बढ़ूं, 3 ग्लैंड आपने सुनी होगी, कौन, पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास का बड़ा पार्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, करता है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आता है, तो वो डक्टेड पार्ट है, वो एक्सोक्राइन पार्ट है। लेकिन इन बिटवीन पैंक्रियाटिक जो एसिनाए होते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं, उनके बीच में मासेस ऑफ सेल्स होते हैं, जो पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है। चलो उसका नाम बताओ, पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, कनिका बताएगी, कनिका, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास, निकिता यादव, निकिता, पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं, दिलराज बताएगा, दिलराज जल्दी, वैभव, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सुना आपने, Yes, पैंक्रियास, हाँ बिल्कुल, पैंक्रियास का बड़ा पार्ट तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, लेकिन उसमें 1 to 2%, एनसीईआरटी ने लिखा है 1 to 2% पार्ट उसका एंडोक्राइन पार्ट है, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सेल्स होती है, ठीक है। और उन सेल से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, कौन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कैसे भूल सकते हैं आप, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, तो इंसुलिन, ग्लूकागोन हार्मोन्स आते हैं। आगे बढ़े, टेस्टिस। अब टेस्टिस का भी फुल टाइम जॉब तो क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह का काम है इसका, ठीक है, जो वास डिफरेंस डक्ट के थ्रू कैरी होते हैं। लेकिन आपको पता है टेस्टिस में भी एंडोक्राइन पार्ट होता है, जिसको कहते हैं इंटरस्टिटियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, जिनसे मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। विच वन इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन, चलो मैं आपका थोड़ा इंटरव्यू ले लेता हूं। विच वन इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन, सोनिका, विच वन इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन। एंड्रोजन कहते हैं ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स को एक साथ हमने एंड्रोजन बोला। प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा है, मेन एंड्रोजन, हाँ बोल सर, बोलो, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, नहीं नहीं, कुछ का कुछ मत बोलो, बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, समझ गए, खुद ही कह रहा है भाई मैं टेस्टिस से रिलीज होता हूं, उसके अलावा कहीं से भी रिलीज नहीं होता हूं। तो एंड्रोजन ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं, और प्रिंसिपल एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आएगा इससे, टेस्टिस से। आगे बढ़े, ओवरी, ओवरी से, ओवरी का पता है आपको, इसका मेन फंक्शन है oocyte का प्रोडक्शन, ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कैरी होता है, तो बड़ा पार्ट तो इसका उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ओवरी से भी हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, दो हार्मोन्स आते हैं, एक तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं,
एस्ट्रोजन, और एक प्रेगनेंसी फेज में रिलीज होता है, नॉर्मली फीमेल में भी रिलीज होता है, बट प्रेगनेंसी में सिक्रीशन बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे चेंजेस कराता है। यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा मेंटेनेंस, सारे काम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसको इन जनरल प्रेगनेंसी हार्मोन ही कहते हैं। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। बहुत बढ़िया, प्रोजेस्टेरोन। किसने बोला? जया ने बोला? शनाया सर। शनाया, बेहतरीन। खुशबू गुप्ता, चलो एक बात बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों में से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है और एक इंडिविजुअल हार्मोन है। बताओ ग्रुप ऑफ हार्मोन कौन है? ग्रुप ऑफ हार्मोन कौन है इन दोनों में से? कोई भी बताए। सर प्रोजेस्टेरोन। नहीं, प्रोजेस्टेरोन एक इंडिविजुअल हार्मोन है। एस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन। उसमें एस्ट्रियोन, एस्ट्राडायोल, इस तरह के हार्मोन्स आते हैं। एक जगह एनसीईआरटी ने लिखा है विच वन इज द प्रिंसिपल एस्ट्रोजन। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह प्रिंसिपल एस्ट्रोजन जो है एस्ट्राडियोल। कौन? एस्ट्राडियोल। ये प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है ना। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था कि ये जो है 3 केस मैंने अलग निकाले ना, पता है क्या कहते हैं इनको? इनको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड। मिक्स का मतलब जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी हो, एंडोक्राइन पार्ट भी हो। देखो, ग्लैंड्स का मतलब होता है दोज टिश्यूज और ऑर्गन्स which synthesizes and releases specific chemicals, they are called glands। अब ग्लैंड्स 3 टाइप की। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टेड ग्लैंड, जो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को रिलीज करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में सुना हो तो ब्रेनर्स ग्लैंड होती है, तो ये सब की सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को रिलीज करती है। ठीक है, स्किन वाली क्यूटेनियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनता है मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो जहां भी आपको डक्ट नजर आ जाए मतलब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलो, डक्टेड और डक्टलेस। डक्टेड कैसी ग्लैंड होती है? डक्टेड। और इनके सिक्रीशन क्या है? सलाइवा, मिल्क, ईयर वैक्स, वैक्स ग्लैंड, ये भी होती है, एक्सोक्राइन होती है। ठीक है, स्वेट, सीबम, ये सब इनके सिक्रीशंस है। ऑन द अदर हैंड सेकंड टाइप की जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टलेस। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड? जल्दी बोले, डक्टलेस। और सुनो, इनका एक ही प्रोडक्ट है, क्या? हार्मोन्स। दे सिक्रीट हार्मोन्स, खत्म बात। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे प्रोडक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती है। अब मैं आपको कह रहा हूं थर्ड टाइप की ग्लैंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड में 6 एग्जांपल दे दिए मैंने, एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड है, फुल टाइम एक ही जॉब है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अब थर्ड है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स ग्लैंड। ये 3 एग्जांपल मिक्स ग्लैंड के बनते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड के, तो जिनसे हार्मोन भी सिक्रीट होता है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी एनसीईआरटी ने ये वर्ड यूज ही नहीं किए। आपकी एनसीईआरटी ने एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन वर्ड यूज नहीं किए। एक वर्ड यूज किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला है? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फटाफट मुझे बताएं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन इंक्लूडेड है? ये 6 ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस में इंक्लूड होगा? Hypothalamus is hypothalamus a part of organized endocrine gland? Yes, sir. Is hypothalamus Yes, sir. a part of organized endocrine glands? Yes, sir. बताएं। Yes, sir. बेहतरीन बेहतरीन। दिलराज बताएगा हाँ भाई, हाइपोथैलेमस इंक्लूड होगा? हाँ सर। बिल्कुल इंक्लूड होगा। ठीक है, आ जाए तो सब लोग। आपकी एनसीईआरटी लिखा है, देखो इसके अलावा ये 6 एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन है, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस मेनली देखो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और आपने सुना हो तो एक साइंटिस्ट है वेसेलियस, जिन्होंने पिट्यूटरी को कहा था पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी अदर ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला पिट्यूटरी इटसेल्फ वर्क्स अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। सो व्हिच वन इज द रियल मास्टर ग्लैंड? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस कौन है? पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन है, नर्वस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए रेगुलेटरी सेंटर वहां लोकेटेड है। आपने सुना होगा थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके अलावा थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, ये हाइपोथैलेमस में लोकेटेड है।
ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन रोल भी है और वो एंडोक्राइन एक्टिविटी का बॉस है, उसको रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस भी लिखा हमने। अब मैं आपको यहां लिख रहा हूं, इन सबको क्लब करके एक साथ मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलो आगे बढ़े। तो आपकी एनसीईआरटी ने ये टर्म यूज किया है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये 10 एग्जांपल है, याद रहेंगे सबको। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये 6 एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा बाकी इनके फंक्शंस हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन मेन फंक्शन इनके कुछ और हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हार्मोन के यही सोर्स है आपकी बॉडी में? नहीं, और भी सोर्स है। हार्ट से रिलीज होता है हार्मोन, कभी सुना हो तो? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, सुना आपने? किडनी से आते हैं हार्मोन, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है रेनिन, सुना? इरिथ्रोपोइटिन भी आता है, जो इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को। ठीक है, लीवर से भी केमिकल आता है, सोमेटोमेडिन करके आता है, लीवर से भी आता है केमिकल। जीआईटी से तो बहुत सारे हार्मोन आते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था, कोई उसका नेम बताएगा? Which was the hormone discovered first discovered hormone? कौन सा? सिक्रिटिन। वैभव ने बोला सिक्रिटिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। पता है वो कहां से रिलीज होता है? डियोडिनम की म्यूकोसा से, डियोडिनम से रिलीज होता है। देखो, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है स्टमक प्लस इंटेस्टाइन, ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब एपिथेलियम दैट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर कुछ अर्जेंटाफिन सेल्स वगैरह इस तरह की एंडोक्राइन सेल्स होती है जो हार्मोन रिलीज करती है। और पूरे जीआईटी में वो बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है, इकट्ठी नहीं है, मासेस के फॉर्म में नहीं है, समझ गए? और उनसे बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। सुनाऊं तो स्टमक में रिलीज होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ाता है। एक गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे आप ये, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है। ठीक, उसके अलावा सिक्रिटिन, पैंक्रियोजाइमिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, डुओक्राइनिन, एंट्रोक्राइनिन, छोड़ो आप, बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जीआईटी से, पक्का। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट नहीं है। आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड सम अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, जीआईटी आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स। समझ गए? मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जब कहते हैं, जब हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल ऐसे मासेस के फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट हो। किस फॉर्म में हो? क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो यहाँ क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जबकि इन तीनों में अगर आप देखोगे तो ये जो चारों एग्जाम्पल है, यहां पर हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डिफ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। डिफ्यूज्ड समझ जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो स्कैटर्ड फॉर्म उसमें प्रेजेंट है, पक्का। आगे बढ़ जाएं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये आपके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो भी एंडोक्राइन पार्ट हैं, ये सब मिलकर आपका कंट्रीब्यूट करेंगे क्या? ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक बच्चे, सुनो एक बार वापस। मतलब मैंने आपकी पूरी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रीट करने वाले सोर्सेज हैं, जहां जहां से भी हार्मोन्स आ सकता है, वो आपके बोर्ड पे यहाँ लिखे हुए। ये मेजर यही चीजें हैं, ऑर्गन्स हैं जिनसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लोगे कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, कौन नहीं है। तो ये 4 ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड के पार्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से लोकेशन तो आपने देख ली, मैं इनका ओरिजिन और एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार के लिए। ओरिजिन देखें एक बार। हाँ जी, ओरिजिन पे आ जाएं। 1 सेकेंड। ओरिजिन मैं इन ग्लैंड्स का ओरिजिन बता रहा हूं, और एक क्लू मैं बताऊंगा आपको, फटाफट आपको याद हो जाएगा। जिन भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रिलेशन नर्वस सिस्टम या ब्रेन के साथ है, आपको पता है नर्वस सिस्टम और ब्रेन ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है। तो जिसका भी नर्वस सिस्टम या ब्रेन के साथ रिलेशन है, मानकर चलिए वो ग्लैंड भी कैसी होगी? एक्टोडर्मल। तो फटाफट बोल दीजिए, बताइए। हाइपोथैलेमस कैसा होगा? जल्दी बोलो, ब्रेन का ही पार्ट है। हाँ, पिट्यूटरी कैसी होगी? जल्दी बोलो। एक्टोडर्मल। हाँ जी, पिट्यूटरी कैसी? आवाज आनी चाहिए, एक्टोडर्मल। पीनियल ग्लैंड कैसी? जल्दी बोलो। पीनियल ग्लैंड का अदर नेम एपिफाइसिस, एपिथैलेमस से अटैच्ड होता है, रूफ से, ये भी एक्टोडर्मल। ठीक, आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, तो देखो, पिट्यूटरी, पीनियल तो एक्टोडर्मल है ही, ब्रेन से कनेक्टेड है ही। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है, एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंटर पार्ट है, मेडुला पार्ट, ये भी
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, आगे चल के बताऊंगा। इमरजेंसी में यहाँ से एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जानते हो आप, ये भी नर्वस टिश्यू का बना होता है, ये भी ओरिजिन में कैसा होगा, एक्टोडर्मल। तो याद रह जाएगा, पिट्यूटरी, पीनियल और उसके अलावा एड्रेनल मेडुला, ये नर्वस टिश्यू के बने होते हैं या ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो इनका ओरिजिन है एक्टोडर्मल। आगे बढ़ जाऊं, कोर्टेक्स पार्ट जो छूट गया है, ये कोर्टेक्स पार्ट मीजोडर्मल है। कोर्टेक्स कैसा है, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। अच्छा, गोनेड्स कैसे होते हैं, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर गोनेड्स जो है ना किडनी के साथ डेवलप होते हैं, तो ये भी ओरिजिन में कैसे होते हैं, मीजोडर्मल। इनके अंदर जो जर्म सेल्स होती है ना गोनेड्स, टेस्टिस, ओवरीज के अंदर, वो एंडोडर्मल होती है, पर इतना बारीक कोई आपसे पूछेगा नहीं। तो किडनी और किडनी के साथ साथ गोनेड्स, ये भी कैसे होते हैं, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। टेस्टिस भी कैसे, मीजोडर्मल। चलो अब कौन कौन रह गया ये बताओ, कौन छूट गया भाई, ढूंढो कौन छूट गया। थायराइड। हाँ, अब जो छूट गए ना, क्या लड़की, जो छूट गए वो सबके सब अब एंडोडर्मल है, मामला खत्म। हाँ जी, थायराइड, पैराथायराइड, जल्दी बोलो, थाइमस बोलो, पैंक्रियाज बोलो, यही छूटे ना, ये सब के सब कैसे हैं, एंडोडर्मल। ठीक है, इस पेन की विजिबिलिटी शायद कम होगी इस कलर की, ठीक है, ये सब ओरिजिन में कैसे होंगे, एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। हाँ भाई, एक सेकंड में बोलो, ओरिजिन याद हो गया सबको, तो पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रेनल मेडुला, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये एक्टोडर्मल है, नर्वस टिश्यू से या ब्रेन से इनका रिलेशन है। ठीक, ये वाला पार्ट जो एड्रेनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट हुआ, बाहर आउटर पार्ट एड्रेनल ग्लैंड का, ये और गोनेड्स, ये कैसे होते हैं, मीजोडर्मल, और बाकी ये तीनों थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, ये हैं एंडोडर्मल। ठीक, तो मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन है कौन नहीं है वो बताया, उसके बाद ओरिजिन बता दिया। अब हार्मोन्स के बारे में कुछ और पढ़ा दूं कि दिक्कत है, थोड़ा लेट हो गए शायद आज हम। हाँ भाई, कितने लोगों को भयंकर वाली भूख लगी हुई है, सोनिका, सोनिका लंच करने जा चुकी है, सृष्टि, सृष्टि ये लंच करने जा चुकी है, निकिता, यस सर। हाँ अवेलेबल हो, अभी भूख लगी हुई है, नहीं अभी नहीं लगी। अभी नहीं लगी, लेकिन जैसा बोल रहे हो उससे लग रहा है भूख तो लगी है, बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलो आज ऐसा करते हैं, या थोड़ा और पढ़ा दें, जल्दी बताएं, थोड़ा और पढ़ा दें, थोड़ा सा और, तो ये लो। हाँ जी, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर मतलब स्पेशल केमिकल मॉलिक्यूल्स है जो बॉडी के वन पार्ट टू अदर पार्ट मैसेज को कैरी करते हैं। ठीक है, और सुनो, इनका मेन सोर्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। हाउ डू दे एक्ट, मैंने बताया था हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन टारगेट टिश्यूज। तो टारगेट टिश्यूज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, वहां जाके बाइंड करते हैं, तभी अपना इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हार्मोन्स की डेफिनेशन है, या ये हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्या क्या बताया, ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, समझ गए, बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। कहां होते हैं ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, टारगेट ऑर्गन, बिल्कुल, प्रेजेंट इन टारगेट टिश्यूज ओनली, टारगेट टिश्यूज ओनली। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो मॉडर्न जो डेफिनेशन है हार्मोन्स की, उसमें 3 वर्ड काम में लिए गए हैं, बड़े अच्छे वर्ड है, मजा आ जाएगा आपको कि हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हाँ भाई, हार्मोन न्यूट्रिशन देते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये न्यूट्रिटिव केमिकल्स होते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा हमारी बॉडी सेल्स जो यूज करती है, बॉडी यूज करती है, वो कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, ग्लूकोज। सेकेंड प्रायोरिटी पे आते हैं फैट्स, प्रोटीन यूजुअली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, इमरजेंसी में यूज होंगे जब फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं बचाए। तो बात समझ आई, तो वो न्यूट्रिटिव केमिकल्स है। तो एक अगर मोटा मोटी क्लासिफिकेशन किया जाए कि हमारी बॉडी में जो केमिकल्स है उनको 2 कैटेगरी बना दें, एक न्यूट्रिशन देने वाले न्यूट्रिएंट्स, तो हार्मोन किस कैटेगरी में आएंगे, ये तो न्यूट्रिशन तो नहीं देते, एनर्जी तो नहीं देते, तो कैसे केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। एक्चुअली ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है, इनका काम क्या है, बॉडी एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स है। चलो आगे बढ़िए। पहले बोला जाता था, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब भैया मैसेज तो कैरी करेंगे, लेकिन कहां, इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, विद इन द सेल कैरी करेंगे,
या फिर इंटरसेलुलर मैसेंजर है, वन सेल टू अदर सेल मैसेज कैरी करेंगे? जल्दी बताएं। इंट्रासेलुलर। इंट्रा की इंटर? इंट्रा। नहीं, बाहर निकाल दूंगा तुझे क्लास से। इंटरसेलुलर सर। इंट्रा की इंटर? इंटरसेलुलर। हाँ, इंटरसेलुलर। एक सेल, वन सेल टू अदर सेल मैसेज कैरी करेंगे। देखो, वन सेल का मतलब कौन सी सेल? सोर्स सेल। ठीक है, सोर्स सेल से तो रिलीज हुए, जो सोर्स ग्लैंड है उसकी सेल से तो रिलीज होंगे, डिफ्यूज होके बाहर आएंगे, ब्लड में लोड होंगे, और ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेंगे? टारगेट सेल तक पहुंचेंगे। तो वो लोग कहां मैसेज लेके गए? वन सेल टू अदर सेल मैसेज कैरी किया ना, तो वन सेल टू अदर सेल मैसेज कैरी करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन है, ज्यादा स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, ज्यादा मजेदार डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि पहले केमिकल मैसेंजर बोला था, इसमें पर्टिकुलर बोल दिया भैया ये इंटरसेलुलर है, वन सेल टू अदर सेल वाले, विद इन द सेल वाले नहीं। आगे बढ़े। और थर्ड बोला है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हाँ, ये वर्ड अपने आप में क्या बता रहा है? ये वर्ड अपने आप में बता रहा है ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एंजाइम्स फास्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, लेकिन जब हार्मोन से कंपैरिजन होगा तो हार्मोन्स आर फास्टर देन एंजाइम्स। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिएक्टिविटी रखेगा, जितना हाईली एक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है वो उतना ही लो क्वांटिटी में बॉडी में रिक्वायर्ड होगा या प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसकी लो क्वांटिटी भी सफिशिएंट एनफ इफेक्ट क्रिएट कर देगी। यस और नो? So they are highly effective molecules, highly reactive molecules. That's why they are produced in very small quantity. बताओ, हार्मोन्स के बारे में बहुत सारी चीज समझ आने लगी। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है, कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की केमिकल रिएक्शंस, उन सबको ये रेगुलेट करते हैं। वन सेल टू अदर सेल मैसेज कैरी करते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का उठाया हुआ है। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हार्मोन्स की जानते हैं। ये देखो, एंजाइम्स और हार्मोन्स का कंपैरिजन करके मैंने हार्मोन्स की प्रॉपर्टी बताई है। हार्मोन मॉलिक्यूल जितना ज्यादा छोटा मॉलिक्यूल होगा, सिंपल और नो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं हार्मोन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनको डिफ्यूज होकर ग्लैंड से बाहर आना होता है, डिफ्यूज होकर टिश्यूज में जाना होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुए ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, तो भैया ये टारगेट टिश्यूज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब टारगेट टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाएंगे तो इफेक्ट क्या खाक क्रिएट करेंगे? बात समझ आई? तो हार्मोन कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है? जो जितना छोटा मॉलिक्यूल वो उतना ज्यादा इफेक्टिव। समझ गए? तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हार्मोन मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि एंजाइम्स में अपोजिट है। एंजाइम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट रखेगा, बात समझ रहे हो, उस पर मतलब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी किसी एंजाइम मॉलिक्यूल पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी, वो ज्यादा सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाएगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, सुना होगा आपने टर्नओवर नंबर, सुना? तो उसका टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा तो वो एंजाइम ज्यादा इफेक्टिव कहलाएगा। तो एंजाइम मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एंजाइम कब ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है? जब जितना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव। हार्मोन जितना ज्यादा छोटा हो, ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि उससे वो रेडिली क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। और मोस्टली ऐसा ही होता है, हार्मोन सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, रेडिली डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलो आगे बढ़े। क्या हार्मोन्स को आप रीयूज कर सकते हैं? हार्मोन बॉडी में रीयूज होते हैं? अरे भाई, रीयूज तो तब होंगे जब बचेंगे। दे गेट कंज्यूम्ड, दे गेट डिकम्पोज्ड एज द फंक्शन इज ओवर। काम खत्म, हार्मोन भी खत्म। ये लो, मैंने कहा था हार्मोन जाके रिसेप्टर से जब बाइंड करता है, ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड किया, यहां बना देता हूं, ये टारगेट सेल है और ये रिसेप्टर है। जैसे ये हार्मोन मॉलिक्यूल यहां पर बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये है हार्मोन मॉलिक्यूल, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर हार्मोन खुद अंदर नहीं जा पा रहा है तो इसने किसी दूसरे केमिकल को अंदर एक्टिवेट कर दिया है अपना काम करने के लिए, जिसको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। और इसके बाद क्या हुआ? इसने अपना मैसेज दे दिया, देख भाई मैं यहां तक आ सकता था, मेरी एंट्री अलाउड नहीं है, अब इससे आगे तू मेरा काम कर दे। उसको मैसेज छोड़ के ये खुद क्या हुआ? खुद डिकम्पोज, खुद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, इसका मतलब एक कांस्टेंट रेट से हार्मोन्स सिंथेसाइज होते रहते हैं बॉडी में, और एक कांस्टेंट रेट से कंज्यूम होते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन डिमांड इन आवर बॉडी। हमारी डिमांड इतनी है अगर हार्मोन्स की, तो डेली बेसिस पर इतने ही हार्मोन क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। जिस दिन ये थंब रूल है, जिस दिन ये रूल फॉलो नहीं होगा, आपकी हार्मोन्स की डिमांड तो इतनी है पर्टिकुलर हार्मोन की, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन ज्यादा है।
तो हाइपर सिक्रीशन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन से डिसऑर्डर सुना होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन सिंस बर्थ अगर सिक्रीशन हाई है तो एक्सेसिव फिजिकल ग्रोथ हो जाती है, जाइंट हो जाता है इंडिविजुअल, जायजेंटिज्म, खली, याद आया? ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंसी अगर हो, सपोज कीजिए डिमांड इतनी है और प्रोडक्शन इतना है, कम है, हार्मोन की डेफिशिएंसी है, हाइपोसिक्रीशन है, तो उससे भी क्या होगा? उससे भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सिंस बर्थ अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम है तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कम सिक्रीट हो तब भी प्रॉब्लम, ज्यादा सिक्रीट हो तब भी प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमम अमाउंट डिमांड के अकॉर्डिंग सिक्रीट होने चाहिए, ठीक है। जबकि एंजाइम्स में ऐसा नहीं है। एंजाइम्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा बायोकैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी समझते हो? कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? खुद एज सच रिगेन हो जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता। अब जब खुद का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो वापस अगेन सेकंड रिएक्शन में फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। बात समझ आई? तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो रीयूज, देखो टिक लगा हुआ है, रीयूज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बायोकैटलिस्ट है भाई, ये बायोकैटलिस्ट है, तो ये लगातार काम में आते रहेंगे, इसलिए सेल के अंदर पड़े रहते हैं, स्टोर्ड पड़े रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल्स, तो सेल्स में यूज होते रहते हैं, वहीं पर स्टोर्ड पड़े रहते हैं, काम में आते रहते हैं। ये तो कहानी है एंजाइम की। लेकिन हार्मोन्स, हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस हुए, ब्लड में आए, टारगेट सेल पर बाइंड किए, अपना इफेक्ट क्रिएट किया, जलवा दिखाया, खत्म, काम खत्म, खुद भी खत्म। ये लो, मतलब हार्मोन मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? डीकंपोज्ड। क्या हो जाते हैं? डीकंपोज्ड। क्या स्टोर होते हैं हार्मोन मॉलिक्यूल्स? नहीं, दे कांट बी रीयूज्ड, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड। स्टोर्ड में एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है। ये कहानी आगे सुनाऊंगा। तो यूजुअली हार्मोन्स स्टोर नहीं होते, ठीक है। एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाता है। केमिकल नेचर, एंजाइम्स तो आपने सुना होगा, सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन ढूंढने से मिलेगा, जैसे राइबोजाइम, वो आरएनए एंजाइम है, तो ऐसे छोटे मोटे एक्सेप्शन मिलेंगे, अदरवाइज ये सब कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। लेकिन हार्मोन्स, मोस्टली हार्मोन प्रोटीनेशियस होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड समझते हो? एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड केमिकल्स को स्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। और स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन्स में सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज से रिलीज होने वाले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये। और एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स, उससे भी जो हार्मोन्स आते हैं, कभी सुना हो तो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूं, घबराना नहीं है। ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट वही है कि हार्मोन्स की केमिकल नेचर। तो हार्मोन दोनों नेचर के हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ स्टेरॉइड भी होते हैं, जबकि एंजाइम सब प्रोटीनेशियस होते हैं। हार्मोन्स में मैंने कहा एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंसी, दोनों से क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, तो एक्सेस से भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, डेफिशिएंसी से भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। जबकि एंजाइम्स में यूजुअली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ज्यादातर केसेस एंजाइम के पढ़े होंगे तो उनकी डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो आज बच्चे इतना ही रखता हूं।